यू संग और रिका एक बार फिर अकेले रह जाते हैं। रिका, जो पूरी तरह से अनजान थी, यू संग की तरफ मुड़कर पूछती है कि उसने क्या गलत किया। वह बस इतना ही कह पाता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। उसी दिन बाद में आखिरी घंटी बजती है, जो कि क्लासेस खत्म होने का संकेत थी। यू संग अभी भी अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था और उसने अभी तक जाने की कोई हरकत नहीं की थी। वह सिर उठाता है और एक बार फिर कमरे की दूसरी तरफ से अपना नाम सुनता है। जाहिर है यह रिका थी, जो सोच रही थी कि वह अभी तक खाली क्लासरूम में क्यों घूम रहा है। उसकी नज़र यू संग की डेस्क पर रखी इचिगो एकेडमी क्लब गाइड पर पड़ती है और वह एक्साइटेड हो जाती है। पूछती है कि क्या वह आखिरकार कोई क्लब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। जवाब का इंतजार किए बिना वह बड़े जोश से कहती है कि उन्हें अभी के अभी साथ में कुछ क्लब्स देखने चलना चाहिए। यू संग उसकी बात सुनता है, जहां वह समझाती है कि ज्यादा सोचने से बेहतर है कि क्लब्स को खुद जाकर एक्सपीरियंस किया जाए। एक पल सोचने के बाद वह उसकी बात मान लेता है। वह जाने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि उन्हें तुरंत शुरू कर देना चाहिए। फिर वह यह ऐलान करके उसे चौंका देता है कि वह स्कूल के हर एक क्लब में जाने का इरादा रखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब, लगभग शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और अपना असली मकसद जाहिर करता है। वह बस यह देखने के लिए उत्सुक है कि उसकी बेहिसाब ताकत उसे आखिर कितनी दूर तक ले जा सकती है। यू संग के क्लब जीतने के टूर का पहला स्टॉप है सॉकर का मैदान और उसके साथ है सुपर एक्साइटेड रिका ग्राउंड पर। क्लब का एक मेंबर गोल पर एक जोरदार शॉट मारने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसका निशाना इतना घटिया था कि हंसी आ जाए। बॉल नेट के बहुत ऊपर से निकल जाती है और गोली बस हैरान होकर देखता रह जाता है। साइडलाइन से यह सब देख रहे दो बदमाश प्लेयर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक ब्लॉन्ड टपोरी चिल्लाकर बोलता है कि इसके 5 मिस शॉट की वजह से पूरी टीम का नाम खराब हो रहा है। गुस्साया प्लेयर पलटकर जवाब देता है और उस बड़बोले को चैलेंज करता है कि अगर इतना ही अच्छा है तो खुद करके दिखाए। उसके टीममेट्स मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, उसे उन टपोरियों को इग्नोर करने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी शोर के बीच एक शांत आवाज गूंजती है, जो उन दोनों मुसीबत खड़ी करने वालों से कहती है कि सॉकर टीम यहां पहले से थी। वह ब्लॉन्ड टपोरी गुस्से में घूमता है और पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई उनसे इस तरह बात करने की। वह अपनी छाती फुलाकर डींगे हाँकता है कि वह स्कूल के जाने माने टॉप स्ट्राइकर डुओ हैं, लेकिन उनकी सारी हैकड़ी एक पल में गायब हो जाती है। उनके सामने खड़ा था थर्ड ईयर सॉकर क्लब का रौबदार कैप्टन। वह बदमाश उसे तुरंत पहचान जाते हैं, वह था लेजेंडरी जीरो बैक रेयोहेई। डर के मारे उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। वह फौरन झुककर हकलाते हुए माफी मांगते हैं और बहाना बनाते हैं कि वह बस प्रैक्टिस करते हुए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। फिर वह अपनी दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। एक जूनियर प्लेयर कैप्टन को इतनी शांति से सिचुएशन संभालने के लिए थैंक यू बोलता है। रेयोहेई इस बात को टाल देता है और अपने टीममेट से नए फ्रेशर रंगरूटों के बारे में पूछता है। टीममेट बताता है कि अभी तक तो किसी में भी ज्यादा दम नहीं दिखा है। रेयोहेई चिंतित दिखता है और बताता है कि उसका पर्सनल गोल इस साल नेशनल जीतना है। उसे चिंता है कि क्लब में इस सपने को सच करने के लिए जरूरी टैलेंट ही नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि काश उन्हें बस एक बहुत ही स्ट्रांग फर्स्ट ईयर मिल जाए तो उनके जीतने के चांसेस आसमान छूने लगेंगे। दूसरी तरफ वह दोनों भागे हुए बदमाश अभी भी अपनी बेइज्जती पर गुस्से से जल रहे थे। ब्लॉन्ड वाला आग बबूला था और वापस जाकर कैप्टन से बदला लेना चाहता था।
उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे रयोहेई की खतरनाक पावर की याद दिलाता है। कहते हैं कि उसके शॉट 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज होते हैं, इतने तेज कि वह एक जानलेवा हथियार बन सकते हैं। लेकिन ब्लॉन्ड टपोरी इस बात को हंसी में उड़ा देता है और कहता है कि लड़ाई सिर्फ बॉडी से नहीं, एक्सपीरियंस से जीती जाती है। जैसे ही वह अपना भाषण झाड़ रहा होता है, कोई सीधा आकर उससे टकराता है और उसे जोर का कंधा मारता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह उस इंसान पर चिल्लाता है जिसने उसके बड़े भाई वाले मोमेंट को खराब करने की हिम्मत की। वह लड़ने के लिए तैयार होकर उस बंदे का सामना करने के लिए मुड़ता है, लेकिन जो चेहरा उसे दिखता है उसे देखकर उसके और उसके दोस्त के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। यह किम यू संग था, जो उन्हें बिना किसी एक्सप्रेशन के लेकिन फिर भी एक खौफनाक नजर से घूर रहा था। जैसे ही उसका डरावना ऑरा उन पर हावी होता है, डर के मारे उन बदमाशों का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह खौफ से चीखते हैं, उसे मैड डॉग फिस्ट के बदनाम वारिस किम यू संग के रूप में पहचानते हुए। एक पल भी सोचे बिना वह मुड़कर ऐसे भागते हैं जैसे कोई डेविल उनके पीछे पड़ा हो। यू संग और रिका ट्रैक पर अकेले खड़े रह जाते हैं और रिका इस अचानक हुए हंगामे से पूरी तरह हैरान परेशान दिख रही थी। बैकग्राउंड में जिन दूसरे स्टूडेंट्स ने यह सीन देखा था वह हैरानी से फुसफुसा रहे थे। यह अफवाह तेजी से फैल जाती है कि खतरनाक किम यू संग ने अभी अभी 2 गैंगस्टर्स को सिर्फ अपनी नजरों से हरा दिया, लेकिन रिका इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थी। वह तुरंत यू संग को फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए डांटने लगती है। वह उसे उसका गोल याद दिलाती है कि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ घुलना मिलना है और एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है। यू संग सपाट चेहरे से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, उन्होंने उससे बात की तो उसने बस उन्हें देखा। रिका झुंझलाकर एक लंबी सांस लेती है और उसे बताती है कि उसकी जैसी रेपुटेशन वाले इंसान के लिए सिर्फ देखना भी एक प्रॉब्लम है। उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त बनाने में मदद करने का उसका मिशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वापस सॉकर फील्ड पर क्लब के मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे थे जब उनकी नजर यू संग और रिका पर पड़ती है, जो उनकी तरफ आ रहे थे। एक प्लेयर उसे तुरंत पहचान लेता है और घबराने लगता है। वह सोचने लगता है कि कहीं यू संग उन बदमाशों की तरफ से बदला लेने तो नहीं आया, और उसे डर था कि वह इस लड़ाई में बीच में न पिस जाए। कैप्टन रयोहेई शांति से अपना हाथ अपने टीममेट के कंधे पर रखता है। वो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और समझाता है कि यू संग शायद इतना छोटा मोटा नहीं होगा, लेकिन उसका टीममेट अभी भी नर्वस था और यू संग के बारे में सारी बुरी अफवाहें बताने लगता है कि कैसे वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड है जिसे क्लब से बैन कर दिया गया है। रयोहेई यू संग को पास आते हुए देखता है, पर उसे उन कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे नहीं लगता कि यू संग उस तरह का इंसान दिखता है जो यूं ही बदमाशों से पंगे लेता फिरे। एक कॉन्फिडेंट चाल के साथ रयोहेई आगे बढ़कर उस नए आने वाले का स्वागत करने के लिए जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं रयोहेई सॉकर क्लब का कैप्टन, और विनम्रता से पूछता है कि वो लोग फील्ड पर किस काम से आए हैं। यू संग जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करता और साफ साफ कहता है कि वो क्लब के लिए ट्राई आउट देना चाहता है। इस सीधी साधी रिक्वेस्ट से रयोहेई एक पल के लिए हैरान होकर चुप हो जाता है। आमने सामने खड़े होकर वो यू संग की जबरदस्त फिजिकल प्रेजेंस से पूरी तरह चौंक गया था। वो नोटिस करता है कि यू संग उससे कम से कम 10 सेंटीमीटर लंबा है और उसकी बॉडी इतनी जबरदस्त है कि कपड़ों से भी नहीं छिप रही। रयोहेई, जो खुद एक टॉप एथलीट है, उसके सामने बौना महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में जीत का एक शानदार नजारा उभरता है। वो और यू संग नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी को ऊपर उठाए हुए हैं।
उसे एहसास होता है कि यही वो स्ट्रान फर्स्ट ईयर है जिसके वो सपने देख रहा था। उसकी आंखों में एक आग जैसी दृढ़ता के साथ वो मन ही मन तय करता है कि उसे ये बंदा अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए। यूसुंग नोटिस करता है कि कैप्टन उसे बस घूरे जा रहा है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। होश में आते हुए रयो हेई माफी मांगता है और जल्दी से एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताता है। टेस्ट सिंपल है, उसे पेनल्टी लाइन से अपनी पूरी ताकत के साथ बॉल को गोल में किक करने का एक मौका मिलेगा। यूसुंग गोल के सामने खड़ा है और पूरी ताकत इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा है। उसके चेहरे पर एक छोटी लेकिन खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार था। एक जबरदस्त पर्पल ऑरा उसके चारों ओर फट पड़ता है जैसे ही वो किक के लिए पावर अप करना शुरू करता है। वो नीचे झुकता है, उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं और तोप के गोले जितनी ताकत से एक किक मारता है। सॉकर क्लब के मेंबर्स पूरे शौक में देखते रह जाते हैं। किक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंसानी आंख उसे देख भी नहीं सकती थी। कैप्टन हक्का बक्का होकर घूरता रहता है और मानता है कि वो तो बॉल की मूवमेंट को ट्रैक तक नहीं कर पाया। वो सब गोल की तरफ देखते हैं जो अजीब तरह से खाली था, बॉल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर उनकी नजर उस पर पड़ती है, यूसुंग के पास जमीन पर पड़ा था सॉकर बॉल का चपटा फटा हुआ कबाड़ा। यूसुंग बड़े कैजुअली कहता है कि लगता है सॉकर तो अब नहीं हो पाएगा और रिका की तरफ मुड़कर पूछता है कि आसपास और कौन से स्पोर्ट्स क्लब हैं। सॉकर बॉल को तबाह करने के बाद यूसुंग सीधा बास्केटबॉल क्लब पहुंचता है और वहां जाते ही एक ऐसा मॉन्स्टर डंक मारता है कि बैकबोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगला नंबर था बेसबॉल क्लब का। बस एक ही स्विंग में वो ऐसी शॉकवेव पैदा करता है कि दूसरे मेंबर्स की तो हवा टाइट हो जाती है। टेनिस कोर्ट पर उसकी सर्व इतनी पावरफुल थी कि जमीन में सचमुच एक गड्ढा बन गया और उसके अपोनेंट्स तो हवा में ही उड़ गए। रिका का उसे एक क्लब में डालने का मिशन कुछ ज्यादा ही विनाशकारी तरीके से आगे बढ़ रहा था। वो सॉकर, बेसबॉल और टेनिस को लिस्ट से काट देती है और उन्हें वन मैन हिट क्लियर्स बुलाती है। इस सारी तबाही के बावजूद रिका हैरानी की बात है कि काफी खुश थी और वो बड़े गर्व से यूसुंग को अपनी अपडेटेड लिस्ट दिखाती है। लेकिन यूसुंग ज्यादा प्रैक्टिकल था और वो बस रिका से पूछता है कि उनके पास ट्राई करने के लिए और कितने स्पोर्ट्स क्लब बचे हैं। रिका का एक्सप्रेशन तुरंत एक घमंडी कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, मानो वो बस इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। एक ड्रामेटिक अंदाज में वो एक लाल फ्रेम वाला चश्मा निकालती है, अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए एकदम तैयार। चश्मा पहनते ही वो एक मास्टर एनालिस्ट में बदल जाती है जो एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसके कैरेक्टर में आए इस अचानक और ओवर द टॉप बदलाव को देखकर यूसुंग तो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। पहले 3 क्लब्स को पूरी तरह तबाह करके लिस्ट से काटने के बाद रिका उनके बचे हुए ऑप्शंस की ओर इशारा करती है। सबसे पहले है ट्रैक एंड फील्ड क्लब, जो स्टैमिना और फोकस बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। फिर है स्विमिंग क्लब, जो कार्डियो और पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ सुधारने के लिए परफेक्ट है। और आखिर में केंडो क्लब, जो डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ को ट्रेन करता है। पूरे अथॉरिटी वाले अंदाज में अपना चश्मा ठीक करते हुए वो बड़े कूल तरीके से अपनी डिटेल्ड एनालिसिस खत्म करती है। वो गर्व से पूछती है कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन परफेक्ट था। जाहिर है कि वो अपनी इस जबरदस्त मेहनत के लिए तारीफ की उम्मीद कर रही थी। एक बिल्ली जैसी उत्सुकता के साथ वो पूछती है कि वो लोग अब कहाँ जा रहे हैं, उसे कहीं भी ले जाने के लिए एकदम तैयार। लेकिन यूसुंग उसके सवाल को इग्नोर कर देता है। इसके बजाय वो उसे सोच में डूबे हुए देखता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी मॉडलिंग के अलावा कभी कोई एक्टिंग की है।
ये सवाल सुनकर रिका पूरी तरह से चौंक जाती है और उसका सारा कॉन्फिडेंट अंदाज एक पल में चकनाचूर हो जाता है। घबराकर और शर्माते हुए वो हकलाती है और पूछती है कि उसने अचानक ये बात क्यों छेड़ी। घबराहट में अपने बाल घुमाते हुए वो मानती है कि इस टॉपिक पर बात करना उसके लिए थोड़ा शर्मिंदगी भरा है। बुरी तरह शर्माते हुए वो धीरे से कबूल करती है कि वो पहले कुछ ऐसा करती थी जो थोड़ा बहुत एक्टिंग जैसा था। उसके रिएक्शन से यूसुंग साफ साफ शॉक में था और उसका दिमाग तुरंत ही बुरे बुरे ख्यालों से दौड़ने लगता है। उसे पसीना आने लगता है और वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि लीडिया जैसी मेन हीरोइन की ऐसी कोई डार्क बैकस्टोरी हो ही नहीं सकती। वो अपना इरादा पक्का करता है और मन ही मन सोचता है कि अगर वो स्टोरी के साथ खिलवाड़ करने का प्लान बना रहा है तो बेहतर यही है कि वो पहले से ही सब कुछ पता कर ले। वो जल्दबाजी में उसे खींचकर आगे ले जाने लगती है और उसे याद दिलाती है कि उन्हें अभी भी 3 और क्लब्स में जाना बाकी है। यूसुंग उस पर एक नजर डालता है। वो समझ जाता है कि वो कितनी घबराई हुई है और समझदारी से फैसला करता है कि इस टॉपिक को और आगे ना बढ़ाना ही बेहतर है। रिका के रास्ता दिखाने पर वो अपनी अगली डेस्टिनेशन तय करते हैं, केंडो क्लब। जैसे ही वो केंडो डोजो के पास पहुंचते हैं, बाहर खड़ा एक स्टूडेंट उन्हें देखता है और अपनी जगह पर ही जम जाता है। वो स्टूडेंट घबरा जाता है। बदनाम किम यू संग को पहचानकर वो पागलों की तरह अंदर सबको अलर्ट करने लगता है। यू संग के क्लब तबाह करने वाले टूर की खबर साफ तौर पर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और उसका डरावना प्रेजेंस इन अफवाहों को और हवा दे रहा था। हॉलवे घबराए हुए स्टूडेंट से खचाखच भरा था। सब उस मॉन्स्टर के बारे में फुसफुसा रहे थे जिसने कथित तौर पर पहले ही कई स्पोर्ट्स क्लब तबाह कर दिए थे। यहाँ तक कि स्कूल का जर्नलिज्म क्लब भी यहाँ मौजूद था। लेकिन स्टूडेंट रिपोर्टर इतना डरा हुआ था कि इंटरव्यू के लिए पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मौका देखते ही रिका आगे बढ़ती है, अपना चश्मा पहनती है और बड़ी बहादुरी से खुद को यू संग की मैनेजर घोषित कर देती है और किसी भी सवाल का जवाब देने की पेशकश करती है। तभी डोजो के दरवाजे खिसककर खुलते हैं और एक शांत, रौबदार हस्ती बाहर कदम रखती है। यू संग का ध्यान उस नए इंसान की तरफ जाता है। उसे एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस होती है। वो लड़की बताती है कि उसने एक आवारा गुंडे की अफवाहें सुनी हैं जो ट्राईआउट्स का बहाना बनाकर स्कूल की हर टीम को बर्बाद कर रहा है। एक कॉन्फिडेंट चाल और अटल नजरों के साथ वो ऐलान करती है कि उसकी ये तबाही आज यहाँ खत्म होगी। एक टेक्स्ट बॉक्स उसे फूमा युकिका के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, केंडो क्लब की खतरनाक 3rd ईयर कैप्टन। वो यू संग के सामने खड़ी थी। उसकी रेपुटेशन से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर भीड़ में मौजूद लोग हैरान होकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। यू संग इस सारे ड्रामे को नजरअंदाज करते हुए बस इतना कहता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो क्लब में इंटरेस्टेड है और उसे ट्रायल समझाने के लिए कहता है। युकिका हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है कि उसे उसका ये सीधा साधा एटीट्यूड पसंद आया। वो अपनी पीठ से शिनाई बैग पकड़ती है और टेस्ट की सीधी सीधी शर्त बताती है कि जिसका पहला स्ट्राइक लगेगा वो जीतेगा। बैग को अपने हाथ पर मारते हुए वो ऐलान करती है कि वो खुद उसकी ओपोनेंट बनेगी और उसे डोजो के अंदर बुलाती है। भीड़ उत्साह से झूम उठती है। ह्यूमन वेपन और केंडो क्लब कैप्टन के बीच होने वाले इस मैच के लिए माहौल एकदम गर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स अपनी सेनपाई युकिका के लिए चीयर करते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि किम यू संग के आतंक का राज आज खत्म हो जाएगा। यू संग को थोड़ा पसीना आता है। उसे इस बात पर हंसी आती है कि सब लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो कोई फाइनल बॉस विलेन हो।
अचानक युकिका की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है जब वो चिल्लाकर सबको चुप रहने को कहती है। पूरी भीड़ सिहर जाती है और उसके कमांड के जोर से तुरंत ही सब चुप हो जाते हैं। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है जब वो कहती है कि ये एक 1-1 मैच है और किसी को भी डोजो के अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक कौंधती है जब वो चेतावनी देती है कि अगर किसी ने अंदर आने की जिद की तो वो यू संग से लड़ने से पहले उनसे निपटेगी। देखने वाले पूरी तरह से डर जाते हैं और किसी की भी एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि रिका भी इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन मानती है कि ये कैप्टन अब तक मिले सभी लोगों से बिल्कुल अलग लेवल पर है। जैसे ही वो उसे देखता है उसे उसके वजूद से एक बहुत बड़ा दम घुटने वाला प्रेशर महसूस होता है। उसकी कल्पना में एक विशाल नीला सांप जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसके पीछे प्रकट होता है। यह उसकी अविश्वसनीय स्पिरिट और पावर का एक भयानक रूप था। यू संग रिका को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वह जानता था कि यह एक सीरियस फाइट होने वाली है। रिका भी मान जाती है, यह जानते हुए कि अगर वह अंदर गई तो उसे बस डांट ही पड़ेगी। शांत डोजो के अंदर दीवारों पर केंडो इक्विपमेंट की शेल्फ्स लगी हुई थीं, जो इस द्वंद्व के लिए स्टेज तैयार कर रही थीं। युकिका हाथ में एक बांस की तलवार लिए तैयार खड़ी थी और पूछती है कि क्या यू संग को प्रोटेक्टिव आर्मर, जिसे बोगु कहते हैं, की जरूरत है। अब अपने हाथ में एक शिनाई पकड़े यू संग उसका सामना करता है और ऑफर को मना कर देता है क्योंकि उसे शक था कि उनके पास उसके साइज का कुछ होगा भी नहीं। वह तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे चोट लग गई तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। युकिका बस हंस देती है। उसे उसकी चेतावनी मजाकिया लगती है और वह कहती है कि वह बहुत मजेदार बातें करता है। अटूट कॉन्फिडेंस के साथ वह अपनी शिनाई पकड़ती है और दावा करती है कि वह उसकी यूनिफॉर्म को छू भी नहीं पाएगा और उसे खुद को तैयार करने के लिए कहती है और बस फाइट तुरंत शुरू हो जाती है। उनकी बैम्बू की तलवारें इतनी जोर से टकराती हैं कि चिंगारियां उड़ने लगती हैं। युकिका अपना अटैक जारी रखती है और मन ही मन मानती है कि एक गली के गुंडे के हिसाब से यू संग के पास स्किल्स तो ठीक ठाक हैं, पर उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। उसका मानना था कि यू संग की रॉ स्ट्रेंथ उसके जैसी एक असली ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मगर यू संग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था और वह बड़ी आसानी से युकिका की स्पीड को मैच कर रहा था। दोनों के बीच हमलों की बौछार हो जाती है और उनकी मूवमेंट्स स्पीड और प्रिसिजन की वजह से धुंधली सी नजर आने लगती हैं। तभी अचानक युकिका की आंखों में एक चमक आती है। उसे एक ओपनिंग मिल गई थी। एक फुर्तीले वार के साथ युकिका यू संग की शिनाई को हवा में उछाल देती है और उसे पूरी तरह से डिसआर्म कर देती है। एक पल के लिए तो यू संग भी उसके इस मूव से हैरान रह जाता है। युकिका के चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल आ जाती है। वह उसे एक बेवकूफ लड़का बुलाती है क्योंकि उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो चुका था। वह फाइनल ब्लो देने के लिए आगे झपटती है, यह सोचकर कि मैच तो अब खत्म हो ही गया है, पर जैसे ही उसकी शिनाई नीचे गिर रही होती है, यू संग का पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। उसका हाथ बिजली की तेजी से ऊपर उठता है और तलवार को हवा में ही रोक लेता है। उसका चेहरा एक खौफनाक डेमोनिक ग्रिन में बदल जाता है और उसकी आंखें पागलपन भरी पर्पल लाइट से चमकने लगती हैं। युकिका के चेहरे का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है सिर्फ और सिर्फ खौफ, यह देखकर कि वह किस मॉन्स्टर्स लेवल तक पहुंच सकता है। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती यू संग उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी शिनाई वापस उसके हाथ में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उस जबरदस्त प्रेशर की वजह से युकिका अपने घुटनों पर आ जाती है और कांपते हुए सोचती है कि आखिर उसने अभी अभी देखा क्या था। यू संग एकदम शांत उसके सामने खड़ा था। वहीं युकिका सोच रही थी कि क्या उसने जानबूझकर उसे बख्श दिया है। उसका डर अब एक खतरनाक इरादे में बदल जाता है। वह समझ जाती है उसने अपने अपोनेंट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वह फैसला करती है कि वह इस फाइट को और नहीं खींच सकती। वह ठान लेती है कि इसे अपने अगले ही स्ट्राइक में खत्म कर देगी। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके वह अपने क्लैन की सीक्रेट आर्ट को उजागर करती है, एक पावरफुल टेक्निक जिसे स्ले द विग के नाम से जाना जाता है। वह आगे की ओर चार्ज करती है, अपनी पूरी ताकत इस एक डिसाइसिव स्ट्राइक में झोंक देती है और चिल्लाती है कि यह किम यू संग का अंत है। यू संग बस वहीं खड़ा रहता है और उस अनस्टॉपेबल अटैक को सीधा अपनी तरफ आते हुए देखता रहता है। डोज करने या ब्लॉक करने के बजाय वह शिनाई को कनेक्ट होने देता है और उसके अल्टीमेट मूव का पूरा फोर्स सीधा अपने सीने पर ले लेता है। युकिका अपना अटैक लैंड करा देती है और स्माइल करती है। उसे पूरा यकीन था कि फूमा क्लैन की सीक्रेट टेक्निक के सामने कोई नहीं टिक सकता। पर उसकी यह खुशी बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि जैसे ही वह ऊपर देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसका अल्टीमेट मूव बिना एक शिकन के टैंक करने के बाद यू संग सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। उस इम्पैक्ट से युकिका हवा में पीछे की तरफ उड़ जाती है। उसका शरीर बेजान सा हो जाता है और उसके ही फेल्ड अटैक के फोर्स से उसकी शिनाई चकनाचूर हो जाती है। वह जमीन पर ढेर हो जाती है और इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसे किस चीज ने हिट किया, वह पूरी तरह नॉकआउट हो चुकी थी। उसकी टूटी हुई शिनाई जमीन पर पड़ी थी। अपनी जाती हुई चेतना में वह सोचती है कि क्या उसे किसी तरह के किलिंग ओरा ने हिट किया था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हिट होने से पहले उसे इस तरह की कोई भी चीज महसूस नहीं हुई थी। जैसे ही युकिका उसके सीने को देखती है, वह इमेजिन करती है कि एक सिस्टम विंडो पॉप अप हुई है जिसमें लिखा है मसल एनहांसमेंट 4/10 फीट। अब उसे सब समझ आ जाता है और वह मन ही मन उस मसल हेड को कोसती है। अगली सुबह पूरा स्कूल कल हुए हादसों की अफवाहों से गूंज रहा था। क्लासरूम 2B के स्टूडेंट्स जबरदस्त गॉसिप कर रहे थे और उनकी कहानियां वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही थीं। यू संग चुपचाप सुन रहा था कि कैसे लोगों का कहना है कि उसने अकेले ही स्कूल के हर स्पोर्ट्स क्लब को धूल चटा दी ताकि वह अपना दबदबा बना सके। उसे पसीना आने लगता है जब उसे एहसास होता है कि इन अफवाहों ने तो उसे स्कूल का फाइनल बॉस ही बना दिया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि केंडो कैप्टन युकिका हॉस्पिटलाइज हो गई है। वह कहानी के असली प्रोटागोनिस्ट रियूजी की तरफ एक नजर डालता है, जो इन सब से बिल्कुल बेखबर था और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमेशा खुश रहने वाली रिका वहां पहुंचती है और उसे एक प्यारी सी मॉर्निंग ग्रीटिंग देती है। तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुलता है। एक लाल बालों वाली लड़की गुस्से में तूफान की तरह अंदर आती है। उसका चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल हो रखा था। पूरे क्लास में सन्नाटा छा जाता है जैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी गुस्से भरी नजरों से पूरे कमरे को घूरती है। रियूजी, जो बाकी सब की तरह ही कंफ्यूज्ड था, पूछता है कि वह कौन है। एक दूसरा स्टूडेंट उसे केंडो क्लब की तोजो कैरेन के रूप में पहचानता है। कैरेन सीधे रियूजी की तरफ बढ़ती है और उसके मुंह के सामने आकर गुस्से में उस पर अपने फर्स्ट ईयर क्लब मेंबर्स को पीटने का इल्जाम लगाती है। रियूजी का एक चिबी वर्जन घबराते हुए पसीना पोंछता है और यह समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
पर कैरेन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। वह चिल्लाकर कहती है कि वह उन सबसे हॉस्पिटल में मिलकर आई है और उसे सब कुछ पता है। यूसंग और रिका तो बस साइड से यह सब देख सकते थे और सोच रहे थे कि आखिर अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया है। जैसे ही बात और ज्यादा बढ़ने वाली होती है, रियूजी की एक फीमेल फ्रेंड उसे डिफेंड करने के लिए बीच में आ जाती है। वह शांति से कैरेन को बताती है कि केंडो क्लब के फर्स्ट ईयर्स ने ही पंगा शुरू किया था। कहानी का दूसरा साइड सुनकर कैरेन का गुस्सा एक पल के लिए थोड़ा कम हो जाता है। वह लड़की बताती है कि फर्स्ट ईयर्स ने उसे एक गली में घेर लिया था और रियूजी तो बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आया था। सच्चाई सामने आने के बाद वह अपने हाथ बांधकर कैरेन से कहती है कि जाकर अपने क्लब मेंबर्स को ठीक से डिसिप्लिन सिखाए। वह एक आखिरी बार कंफर्म करती है कि इसमें रियूजी की कोई गलती नहीं थी। पूरी कहानी सुनने के बाद कैरेन का चेहरा शर्म से एकदम लाल पड़ जाता है और उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। फिर कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वह रियूजी की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली उठाती है और उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह कोई और ही इमोशन था। रियूजी के तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके इस अचानक और अजीब बर्ताव पर कैसे रिएक्ट किया जाए। उसकी दोस्त भी उतनी ही हैरान थी और इस सीन को प्रोसेस करने की कोशिश में उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। कैरेन अचानक रियूजी का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ प्यार ही प्यार था और वह जोर से उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, वादा करते हुए कि वह उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाएगी। पूरी क्लासरूम में जैसे धमाका हो जाता है और रियूजी की दोस्त तो यकीन न कर पाने की हालत में जोर से चीख पड़ती है। यूसंग इस पूरे केओस को देखता रहता है और मन में सोचता है कि उसने अभी अभी एक कन्फेशन अटैक देखा है और यह रोमांटिक कॉमेडी की दुनिया वाकई में बहुत ब्रूटल है। वहीं दूसरी तरफ रिका को तो जैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजा आ रहा था। वह अपने सामने चल रहे इस हाई स्कूल ड्रामे को देखकर खुशी से चीख रही थी। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। रिका कैरेन को घूरते हुए कहती है कि वह कितनी कूल है। तोजो कैरेन के उस धमाकेदार कन्फेशन के बाद पूरे स्कूल में एक नई गॉसिप का तूफान आ जाता है और इस बार इस तूफान के सेंटर में है हमारा प्रोटागोनिस्ट रियूजी साकामोटो। स्टूडेंट्स तो पहले से ही शर्त लगा रहे हैं, जिनमें से एक ग्रुप उसे आकुशी नाम की एक प्यारी सी लड़की के साथ शिप कर रहा है। उनका कहना है कि उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग है और वह दिखती भी बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं दूसरा ग्रुप कैरेन के सुंदरे अपील के लिए बहस कर रहा है। वह खतरनाक लड़की जो अपने पसंद के लड़के के सामने एक प्यारे से पप्पी में बदल जाती है। यूसंग चुपचाप ये सारी बातें सुनता है और मन ही मन सोचता है कि कैसे हाई स्कूल का पूरा ड्रामा अब मेन कैरेक्टर की लव लाइफ पर फोकस हो गया है। वह कैरेन के उस बिंदास कन्फेशन के बारे में सोचता है और यह मानता है कि रोमांस की दुनिया में टाइमिंग और हिम्मत ही सब कुछ होती है। अभी हमेशा की तरह एनर्जी से भरी रिका उसे भी इस बातचीत में खींच लेती है। वह इस डेवलप हो रहे लव स्क्वायर पर उसका टेक जानने के लिए बेचैन है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह थोड़ा झुकती है और सीधे यूसंग से पूछती है कि उसे क्या लगता है, साकामोटो आखिर में किसके साथ रहेगा। यूसंग, जिसे प्रोटागोनिस्ट के रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक टालमटोल वाला जवाब देता है, जिसे सुनकर रिका तुरंत कहती है कि यार तुम कितने बोरिंग हो। हालांकि मन ही मन यूसंग को तो ओरिजिनल कहानी का अंजाम पता है। अगर हालात नहीं बदले होते तो रियूजी अपनी बचपन की दोस्त माया के साथ होता। पर इससे पहले कि वह इस पर और सोच पाता,
रिका बड़े कॉन्फिडेंस से ऐलान करती है कि उसे असल में पता है कि साकामोटो किसे डेट करने वाला है। यूसंग तब चौंक जाता है जब रिका एक चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन बताती है। स्क्रैम्बल लव में साकामोटो टोजो कैरन को डेट करता है। वह आंख मारती है। यूसंग के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा है और वह कंफर्म करती है कि वह सुंदरे रेडहेड हेटेरो रूट है। इसके बाद रिका अपना मास्टर प्लान बताती है। वह इस रोमांस को हकीकत में बदल देगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वह कैरन की पर्सनल लव एडवाइजर बनेगी। जो सुनकर यूसंग को काफी चिढ़ मचती है। यूसंग उसे शक भरी नजरों से देखता है और सवाल करता है कि उसे अपनी इस सो कॉल्ड लव काउंसलिंग की काबिलियत पर आखिर कितना भरोसा है। एक ड्रामेटिक पोज बनाते हुए रिका डींगे हाँकती है कि वह लेजेंडरी किशिमोतो रिका है, एक ऐसी रोमांस गुरु जिसके ज्ञान के लिए लोग सचमुच लाइन लगाते हैं। वह मन ही मन सूखा सा कमेंट करता है कि इतनी बड़ी एक्सपर्ट होने के बावजूद वह अपने खुद के क्रश को अपनी फीलिंग्स तक नोटिस नहीं करवा पा रही। उसका यह बिना बोला गया ताना लगता है सीधी दुखती रग पर लग जाता है, क्योंकि रिका एकदम फनी तरीके से भड़क जाती है अपने इस इकलौते ब्लाइंड स्पॉट से फ्रस्ट्रेट होकर। फिर वह एक प्यारे से चिबी में बदल जाती है और मुंह फुलाकर शिकायत करती है कि काश वह उस पर उतना ही ध्यान देता जितना वह बाकी सबके ड्रामे पर देता है। अगले दिन स्कूल में हवा में रोमांटिक टेंशन अभी भी साफ महसूस हो रहा है। जैसे ही यूसंग अपनी क्लासरूम में पहुंचता है, वह वहीं रुक जाता है, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए। वह टोजो कैरन को देखकर दंग रह जाता है, जो उनकी क्लास में है भी नहीं। फिर भी एक डेस्क पर बड़े पक्के इरादे से बैठी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वह चुपके से अपने दोस्त सातोरू से पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। वह इस गुस्से वाली रेडहेड की मौजूदगी से कंफ्यूज्ड है। सातोरू फुसफुसाकर उसे ताजा खबर बताता है। कैरन लगातार साकामोटो के पीछे पड़ी हुई है और वीकेंड के लिए एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश कर रही है। वह जाहिर तौर पर उसे माफी के तौर पर खाना खिलाने का बहाना बना रही है, लेकिन उसकी तीखी नजरों से साफ पता चल रहा है कि वह ना सुनने वाली नहीं है। सातोरू बड़ी समझदारी से बताता है कि वीकेंड पर माफी वाला खाना साफ साफ डेट पर जाने का एक बहाना है, एक ऐसी सच्चाई जिससे यूसंग भी इनकार नहीं कर सकता। पर गॉसिप यहीं खत्म नहीं होती। सातोरू और करीब आकर एक अफवाह बताता है कि कैरन असल में एक बहुत बड़े बिग शॉट की बेटी है। बिग शॉट शब्द यूसंग का ध्यान खींच लेता है, जिससे इस पहले से ही क्योटिक रोमकॉम प्लॉट में एक और परत जुड़ जाती है। सातोरू एक और बॉम्ब ड्रॉप करता है। अफवाह है कि कैरन डोसेकाई के बॉस की बेटी है, जो एक फेमस याकुजा मिली है। उसका दोस्त बताता है कि वे उन बड़े सिंडिकेट्स में से एक हैं जिनका पूरे कांतो रीजन पर दबदबा है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बावजूद यूसंग का रिएक्शन एकदम बेफिक्र वाला होता है, जो सातोरी को थोड़ा बेचैन कर देता है। यूसंग बस इतना कहता है कि उसके फैमिली बैकग्राउंड से असल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसका ये शांत रवैया सातोरी को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो उसे बॉस बुलाने का ऑफर देता है, जिसे यूसंग एक डरावना लुक देकर मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत क्रीपी लगेगा। तभी यूसंग को अचानक एहसास होता है कि इस जैसी मांगा की दुनिया में एक याकुजा प्रिंसेस का उसका क्लासमेट होना सिर्फ एक ट्रॉप नहीं है, ये हकीकत भी हो सकती है। और जैसे उसके ख्यालों ने उसे बुला लिया हो, कैरन अचानक अपनी सीट से उछल पड़ती है, क्योंकि उसने अपने टारगेट रयूजी को आते हुए देख लिया है। वो तुरंत बेचारे प्रोटागोनिस्ट को घेर लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो उनके माफी वाले खाने के लिए एक डेट तय करे।
रयूजी का दोस्त उसे बचाने के लिए तुरंत आगे आता है और कैरन से कहता है कि वो पीछे हटे और देखे कि रयूजी कितना अनकंफर्टेबल है। कैरन गुस्से में पलटकर जवाब देती है कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे रोमांटिक राइवल्स के बीच टकराव और बढ़ जाता है। इस बीच क्लास के कम पॉपुलर लड़के बस दूर से देखकर रो सकते हैं और इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि सारा अटेंशन लड़कियों से प्रोटागोनिस्ट को ही क्यों मिलता है। जैसा कि नैरेटर बताता है, कैरन का जबरदस्ती पीछे पड़ने का ये कैंपेन बिना रुके जारी रहा। वो क्लास के बाद भी टीचर की बातों को नजरअंदाज करके उसका पीछा करती और उससे माफी वाले खाने के लिए हाँ करवाने की मांग करती। उसके पीछा करने की कोई सीमा नहीं थी। वो उसे ढूंढने के लिए लड़कों के लॉकर रूम तक में घुस जाती थी। स्कूल के हॉलवेज उसके लिए शिकार का मैदान बन गए थे, जहां दिन ब दिन साकामोटो को पुकारती उसकी आवाजें गूंजती रहती थीं। इस लगातार के हैरेसमेंट ने बेचारे रयूजी को उसकी बर्दाश्त की हद तक पहुंचा दिया है और वो अब लगभग रहम की भीख मांग रहा है। बाद में लंच के दौरान रिका टॉपिक बदलती है और यू संग से आने वाले गोल्डन वीक हॉलिडे के प्लान्स के बारे में पूछती है। यू संग कैजुअली जवाब देता है कि उसके पास अपने फैमिली रेस्टोरेंट में हाथ बटाने के अलावा कोई खास प्लान नहीं है। रिका इस बात को प्यार से याद करती है और एक अच्छा मेहनती बेटा होने के लिए उसकी तारीफ करती है। फिर वो मौके का फायदा उठाते हुए उसे इनवाइट करती है कि अगर ब्रेक में उसे कोई खाली समय मिले तो वो उसके घर आ जाए। ये अचानक और सीधा सीधा इनविटेशन यू संग को पूरी तरह से हैरान कर देता है, जिससे वो एक पल के लिए घबरा जाता है। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए रिका तुरंत बात साफ करती है और उसे उस एक चीज का लालच देती है जिसके लिए वो मना नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा मांगा कलेक्शन। उसका इंटरेस्ट तुरंत जाग जाता है। वो पूछता है कि उसका कलेक्शन आखिर कितना बड़ा है। रिका गर्व से बताती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं और उनके पास इतनी मांगा है कि एक पूरा बुक स्टोर भर जाए। सचमुच इम्प्रेस होकर यू संग के अंदर का ओताकू ऐसे खजाने की बात सुनकर जाग जाता है। वो बड़े उत्साह से इनविटेशन स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि छुट्टी मिलने पर वो उसे कॉल करेगा। जिस पर रिका खुशी खुशी कहती है कि वो उसे कभी भी बता सकता है। जैसे ही वे खाना खाते हैं, यू संग की नजरें रिका की लंच ट्रे पर पड़ जाती हैं और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो एक पल के लिए उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरा भाव है। वो कमेंट करता है कि इतनी पतली होने के हिसाब से वो काफी ज्यादा खाती है। इस बात को वो कैजुअली यह कहकर टाल देती है कि यह उसकी नॉर्मल भूख है। वो बताती है कि उसका मेटाबॉलिज्म तेज है और उसका वजन आसानी से नहीं बढ़ता, इसलिए बाद में स्नैक्स खाने से बचने के लिए उसे ज्यादा लंच करना पड़ता है। फिर एक चालाक मुस्कान के साथ वो आगे झुकती है और शरारत से दावा करती है कि वो जितनी भी कैलोरी खाती है वो सब सीधी उसकी चेस्ट में जाती हैं। यू संग का दिमाग जैसे सच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब वो उसके इस वाइल्डली सजेस्टिव कमेंट को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो कंफ्यूजन में नीचे की ओर देखता है, वो अपना जाल फेंकती है। शौक होने का नाटक करते हुए उसे ठरकी बुलाती है और तब यू संग को एहसास होता है कि उसके साथ खेला गया है। रिका मन ही मन हंसती है। उसे परेशान करने की अपनी कामयाब कोशिश से वो साफ तौर पर बहुत खुश है। हालांकि उसकी ये जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उनकी टेबल की ओर आते हुए किसी को देखकर उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं। बिना बुलाए टोजो कैरन अपनी लंच ट्रे नीचे रखती है और उनके साथ बैठ जाती है, जिसे देखकर रिका हैरान रह जाती है।
इसे एक सुनहरे मौके के तौर पर देखते हुए रिका तुरंत अपने लव गुरु वाले अवतार में आ जाती है और फैसला करती है कि यही एक्ट करने का सही समय है। वो बड़ी आसानी से कैरन से अपना परिचय कराती है, जो उसे शक की नजरों से देखती है। अपना नाम बताने के बाद कैरन का सतर्क चेहरा तुरंत बदल जाता है। रिका अपनी मदद की पेशकश करती है और कहती है कि कैरन हाल ही में काफी परेशान लग रही है। सिर्फ किशमोटो नाम सुनते ही कैरन उसे तुरंत पहचान जाती है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि एक लव काउंसलर के तौर पर रिका की रेप्यूटेशन काफी असली है। एक समय की खूंखार याकूजा की बेटी इस लेजेंडरी लव मास्टर की मौजूदगी में अविश्वसनीय रूप से शर्मीली और घबराई हुई हो जाती है। शर्माते हुए कैरन दबी आवाज में मानती है कि उसने रिका की स्किल्स के बारे में सुना है और उसे लव काउंसलिंग के लिए उसकी सख्त जरूरत है। साइड से यह सब देख रहे यूसंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। उसे एहसास होता है कि रिका की वो मजाकिया डींगे असल में सच थीं। रिका मुस्कुराती है और कहती है कि ये तो जाहिर था कि कैरन को कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह से वो हर एक ब्रेक में रयूजी का पीछा करती है। शर्मिंदा होकर कैरन घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। उसे डर है कि पूरी कैफेटेरिया उनकी बातचीत सुन सकती है। रिका अपने प्लान को पूरी तरह से काम करते देख औपचारिक रूप से अपनी सर्विसेज ऑफर करती है और कैरन के लिए लव काउंसलिंग शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। कैरन उम्मीद से भरे चेहरे के साथ उसे देखती है। रयूजी का दिल जीतने की उसकी उम्मीदें अब इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट पर टिकी हैं। उस दिन बाद में जब यूसंग घर जा रहा होता है तो वो दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता है और नोट करता है कि रिका मैचमेकर बनकर सच में अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रही है। उस लंच मीटिंग का नतीजा यह निकला कि रेखा ने अगले दिन के लिए एक स्ट्रेटजी सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें यूसंग के खौफ के बावजूद उसे भी घसीट लिया गया। वो सोचता है कि कैसे रिका की ये एक्टिव दखलंदाजी ओरिजिनल प्लॉट को पूरी तरह से बदल रही है, जो कि रयूजी के लिए एक सिंपल 4-वे लव राइवलरी होनी चाहिए थी। और उसे रिका के इस जोश में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अपना दिमाग साफ करने का फैसला करके वो प्लॉट एनालिसिस को फिलहाल के लिए साइड में रखता है और अपनी रोज की ट्रेनिंग के लिए जिम की ओर निकल पड़ता है। हालांकि जैसे ही वो अंदर जाता है, उसका स्वागत एक असामान्य शोर और जबरदस्त एक्टिविटी से होता है, जो किसी भी आम दिन से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वो सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है, किम यूसंग। वो आवाज की तरफ मुड़ता है और पहचान में उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे पूरी तरह से हैरान करते हुए वो पाता है कि केंडो क्लब से उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी फुमायुकी का सीधे उसे ही घूर रही है। वो बड़े कूल अंदाज में कहती है कि लगता है उसके क्लब की एक्टिविटीज उसके वर्कआउट के लिए काफी नहीं हैं। ये सुनते ही वो घबराकर हंसने लगता है और उसे अचानक एहसास होता है कि जिम में जो अचानक से इतने सारे मेंबर्स बढ़ गए हैं, वो सब उसी की वजह से हैं। और उसे देखकर वो उन लोगों को इल्जाम भी नहीं दे सकता था। वो उससे पूछता है कि वो इस जिम में क्या कर रही है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो हाल ही में इसी इलाके में शिफ्ट हुई है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, जिम का जोशीला डायरेक्टर नाकायामा युजिरो अपनी शानदार एंट्री मारता है और अपनी गरजती हुई आवाज में वो अचानक ऐलान कर देता है कि यूसंग ही फूमा का नया पर्सनल ट्रेनर होगा। फिर वो झुककर यूसंग के कान में फुसफुसाता है कि वो लड़की साफ साफ यूसंग को पसंद करती है, तभी तो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इसलिए उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। पूरी तरह से घबराया हुआ यूसंग इस बड़ी गलतफहमी का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था।
वो तो तुरंत ट्रेनिंग सेशन शुरू करने के लिए तैयार था, दिखाने के लिए। वो हल्के शुरुआती वजन के तौर पर 220 किलो का ऐलान करता है, जिसे सुनकर युकिका की तो सांस ही अटक जाती है और वो पूछती है, क्या ये सच में किसी बिगिनर का वजन है? डायरेक्टर बस हंस देता है और उसे चिंता न करने को कहता है। वो उसे बताता है कि अपने 20 साल के करियर में उसने किम यू संग जैसा मॉन्स्टर आज तक नहीं देखा है। बार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए यू संग अपनी मॉन्स्टर जैसी जांघों पर जोर डालता है और डायरेक्टर उसे गर्व भरी मुस्कान के साथ देखता है, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। और फिर वो बड़ी आसानी से स्क्वाट पूरा कर लेता है। उस भारी भरकम वजन को ऐसे उठाता है मानो वो कोई खिलौना हो। युकिका का तो हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिना किसी हैरानी के डायरेक्टर खुशी खुशी और प्लेट्स लगा देता है और वजन को बढ़ाकर चौंकाने वाले 270 किलो तक कर देता है। एक बार फिर यूसंग उसे बड़ी आसानी से उठा लेता है और पीछे खड़ी युकिका सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। डायरेक्टर बस एक कॉन्फिडेंट थम्स अप देता है, ये कंफर्म करते हुए कि जो वो देख रही है वो बिल्कुल सच है। किम यू संग एक मॉन्स्टर है। वो उसे घूरकर देखती है और समझ जाती है कि उसकी ताकत सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आई है। ये तो एकदम प्योर असली पावर है। उसका शरीर किसी नॉर्मल सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक असली मॉन्स्टर था। और तो और उसने जितना नोटिस किया था, उसे यकीन था कि उसके पास एक लेजेंडरी पावर है। वो एक्सट्रीम यांग बॉडी का मालिक था। एक ऐसी रेयर बनावट जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 100 आदमियों के बराबर यांग एनर्जी होती है। एक ऐसी खासियत जो सिर्फ मिथकों और कहानियों के हीरोज में ही पाई जाती थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि उसने अपने केंडो मैच के दौरान खुद उसकी नामुमकिन ताकत को परखा था। अपनी खोज की गंभीरता को समझते हुए वो फैसला करती है कि वो जल्द से जल्द उसे इस बारे में रिपोर्ट करेगी। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, एक शानदार पारंपरिक दिखने वाली हवेली में। यू संग और रिका कैरन के साथ अपनी तथाकथित स्ट्रेटजी सेशन के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यू संग की मौजूदगी से ही तुरंत एक गलतफहमी पैदा हो जाती है। कैरन के परिवार का एक सेवक, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान है, यू संग के डरावने शरीर को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे उस लड़के से खतरनाक उरा निकलता हुआ महसूस होता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये किसी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन का जासूस है और वो चिल्लाकर यंग लेडी को पीछे हटने के लिए कहता है और उसे खतरे से आगाह करता है। कैरन तुरंत उसे डांटती है और जवाब देती है कि उसके दोस्त यहाँ मदद करने आए हैं, मुसीबत खड़ी करने नहीं। वो आदमी अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक दिखने वाला कोई लड़का महज एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है। अंदर यू संग, जो अब एप्रन पहने हुए हैं, कैरन से कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे लोगों की गलतफहमियों की आदत हो गई है। फिर भी वो मानता है कि उसे नहीं पता कि वो उसकी लव प्रॉब्लम्स में कितनी मदद कर पाएगा। रिका तुरंत उसकी बात काटती है और जोर देकर कहती है कि इस मिशन के लिए उन्हें एक लड़के का नजरिया ही तो चाहिए। और इसी के साथ ऑपरेशन विन साकामोटोस हार्ट शुरू होता है। रिका ऐलान करती है कि पहला स्टेप है कुकिंग में महारत हासिल करना। जैसा कि वो कहती हैं, घर के बने खाने से बेहतर आई केयर कहने का कोई तरीका नहीं है और वो लेजेंडरी लव गुरु किशिमोतो रिका पर भरोसा कर सकते हैं। यू संग उसकी इस बेशर्म सेल्फ प्रमोशन पर बस मुंह बिगाड़ लेता है। बेमन से ही सही, सब लोग राजी हो जाते हैं और कुकिंग लेसन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। घड़ी पर कई घंटे बीत जाते हैं और आखिर में
एक जीत की चीख के साथ कैरन अपना सबसे पहला घर का बना बेंटो दिखाती है। रिका जोश से उसका हौसला बढ़ाती है और उसकी कड़ी मेहनत और कोशिश की तारीफ करती है। लेकिन एक छोटा सा फ्लैशबैक कुकिंग सेशन की भयानक सच्चाई को उजागर करता है। कैरन की स्किल्स इतनी ज्यादा भयानक थीं कि उसने खाने की जली हुई आत्मा को ही बुला लिया था। यू संग बस एक बेजान चेहरे के साथ घूरता रहता है और पहचान जाता है कि रोमकॉम हीरोइन की घटिया कुकिंग वाला क्लासिक सीन असल जिंदगी में चल रहा है। उनकी नाकाम कोशिशों की महक से उसे और भी भूख लगने लगी थी, इसलिए उसने सबके लिए जल्दी से डिनर बनाने की पेशकश की। लड़कियां उसे देखती रहती हैं और सोचती हैं कि क्या वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बिना कुछ और कहे वो काम पर लग जाता है और इतनी महारत से कढ़ाई चलाता है कि पैन से आग की लपटें निकलने लगती हैं। कैरन और रिका बस पूरी तरह से हैरान होकर देखती रह जाती हैं। देखते ही देखते परफेक्टली पके हुए फ्राइड राइस की एक प्लेट तैयार हो जाती है। वो दिखने में शानदार था और स्वाद में तो और भी बेहतर। लड़कियां खाने पर टूट पड़ती हैं और उसकी कुकिंग स्किल से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती हैं। रिका मुंह में खाना भरे हुए उससे पूछती है कि वो इतना अच्छा कुक कब बना। वो बताता है कि उसने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही अपना बेंटो खुद बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे अपनी मां को हमेशा थका हुआ देखकर बुरा लगता था। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसे इसकी आदत हो गई। रिका उसकी इस प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी से बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो उससे वही सवाल पूछता है कि उसका लंच कौन बनाता है। वो गर्व से बताती है कि उसकी मम्मा उसके लिए ढेर सारे प्यार के साथ लंच पैक करती हैं। डिनर की इस मजेदार बातचीत से रिका को अपना मिशन याद आता है। वो ऐलान करती है कि उसके पास तोजो के लिए कुछ है। वो एक करीने से लपेटा हुआ पेपर बैग निकालती है, जिस पर एक प्यारा सा गुलाबी बो लगा होता है। घबराई हुई कैरन गिफ्ट ले लेती है और शुक्रगुजार होकर उसे थैंक यू कहती है। रिका बताती है कि वो एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पर गई थी और कैरन के लिए हर जरूरी चीज खरीद लाई। यहाँ तक कि उसने बेसिक स्किन केयर स्टेप्स के साथ एक नोट भी रख दिया है। फिर वो कैरन से कहती है कि एक बार जब उसे मेकअप की आदत हो जाएगी और उसकी डेट पक्की हो जाएगी तो वो साथ में कपड़ों की शॉपिंग करने जाएंगे। वो मन ही मन सोचती है कि कैरन का अभी का स्टाइल सेंस थोड़ा एक टीनेज लड़की के हिसाब से काफी फीका है, जो अपने क्रश को इम्प्रेस करना चाहती हो। वो बेझिझक कैरन से कह देती है कि उसका रोज का फैशन सेंस किसी अधेड़ उम्र के अंकल जैसा है। एक ऐसी बात जो कैरन के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। इस कड़वी सच्चाई से पूरी तरह हारी हुई कैरन बस धीरे से सहमति में सिर हिला देती है। इस पूरे हंगामे को देखकर यूसंग मुस्कुराता है और वादा करता है कि अगर उनके मेकओवर प्लान बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो वो बीच में आ जाएगा। रिका खुशी से झूम उठती है और कैरन को अपने मेकअप पर कड़ी मेहनत करने के लिए एनकरेज करती है, ताकि उसे आखिरकार वो डेट मिल जाए। इसके साथ ही रिका ऐलान करती है कि अब लड़की के ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है और यू संग से कहती है कि वो इंतजार करे जब तक वो अपना जादू चलाती हैं, क्योंकि किसी लड़के का ये प्रोसेस देखना अनलकी लगता है। वो एक्साइटमेंट में घबराई हुई कैरन को खींचकर ले जाती है और यू संग को अकेला बैठकर इंतजार करने के लिए छोड़ देती है। अब वो लड़कियों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की रहस्यमयी और कंफ्यूजिंग दुनिया के बारे में सोचने के लिए अकेला रह जाता है। उस रात बाद में जब यू संग और रिका घर जा रहे होते हैं तो वो सोचता है कि आज का दिन उम्मीद से ज्यादा मजेदार था। वो खुद को सच में तोजो के लिए चीयर करते हुए पाता है और उम्मीद करता है कि उसे साकामोटो के साथ अपनी डेट मिल जाए। उसे एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है
और वो रिका से पूछता है कि क्या वो रुक सकती है ताकि वो नई वीकली मांगा खरीद सके। रिका की आंखें चमक उठती हैं और वो जोश से कहती है कि वो भी खरीदना चाहती है। अंदर वो अपनी पसंदीदा सीरीज का लेटेस्ट इशू उठाता है। रिका खुशी से अपने डैड को कोट करती है और कहती है कि जो लोग मांगा पसंद करते हैं वो बुरे नहीं हो सकते। यू संग उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, तुम भी तो हर हफ्ते मांगा खरीदती हो है ना? जिस पर वो कहती है, हाँ, इसका मतलब मैं एक अच्छी लड़की हूँ। यू संग एक पल के लिए रुकता है, फिर उसे हैरानी से एक बहुत ही सच्ची नजरों से देखता है। वो उससे कहता है कि वो सच में सोचता है कि वो एक अच्छी इंसान है। वो समझाता है कि जो कोई भी अपना पूरा दिन किसी और के लिए इतनी मेहनत करने में बिता सकता है, वो उसकी नज़र में सच में एक अच्छा इंसान है। यह अचानक और दिल से की गई तारीफ रिका को पूरी तरह से चौंका देती है और उसका चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है। बड़बड़ाते हुए कि उसने बहुत देर लगा दी, वो जल्दी से अपनी मांगा के पैसे देती है और दुकान से बाहर भाग जाती है। ये देखकर पूरी तरह से हैरान यू संग अकेला खड़ा रह जाता है। वो बस सोचता रह जाता है, क्या उसे बाथरूम भागकर जाना था? अगले दिन स्कूल में रिका के मास्टर प्लान का नतीजा सामने आने वाला था। हॉलवे में एक हलचल मच जाती है जब स्टूडेंट्स की नज़र एक बेहद क्यूट लड़की पर पड़ती है जिसे वो पहचान नहीं पाते। वो आपस में फुसफुसाते हैं और सोचते हैं कि क्या वो कोई नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो देखते हैं कि कैसे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में चलती हुई सीधे क्लास 2B की तरफ जा रही है। वो लड़की सीधे रियूजी साकामोटो के डेस्क तक जाती है और उसके सामने एक वैक्स सीड लिफाफा रखती है। ये तो जो कैरन थी, जो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो उससे कहती है कि यह एक चैलेंज है और वो चाहती है कि वो इस वीकेंड उसके साथ कहीं चले। रियूजी उसके इस जबरदस्त ग्लोअप से पूरी तरह हैरान बस इतना ही पूछ पाता है कि आखिर तुम हो कौन? शर्माते हुए नए कॉन्फिडेंस से भरी कैरन पलटकर जवाब देती है और पूछती है कि तुम घूर क्या रहे हो? तो कहानी का स्टेज सज चुका है शिबुया में, जहां ऑपरेशन साकामोटो का दिल जीतो अपने आखिरी दौर में पहुंचने वाला है। रिका तो अभी तक स्कूल में हुए कैरन के उस बोल्ड मूव से हैरान है और कहती फिर रही है कि उसकी पावर तो कमाल की थी, जिसे देखकर कोई भी फिदा हो जाए। इतनी तारीफ सुनकर कैरन शर्मा जाती है और कहती है कि वो फॉर्मेलिटीज छोड़ सकते हैं और उसे बस उसके फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं। यह सुझाव रिका बड़े जोश से मान लेती है और बेचारा यू संग बस चुपचाप उन दोनों की नई नई दोस्ती को बनते हुए देखता रहता है। अब उनका अगला मिशन है एक परफेक्ट डेट आउटफिट ढूंढना और यू संग खुद को दुनिया की सबसे अजीब जगह पर पाता है, लड़कियों के कपड़ों वाला सेक्शन। एक ऐसी जगह जहां उसने सपने में भी आने का नहीं सोचा था। उसने पीछे हटने की कोशिश तो की थी, पर वो मना नहीं कर सका। खासकर तब जब रिका ने हंसते हुए बताया कि कैरन ने मदद मांगी थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड और लव गुरु होने के नाते उसे सुपरवाइज करने के लिए तो साथ आना ही था। रिका को एक महंगे बुटीक में तुरंत एक प्यारा सा आउटफिट दिख जाता है और वो अपने काम पर लग जाती है, अपनी बेहिसाब एनर्जी के साथ। वो घबरा रही कैरन को पकड़कर कपड़ों के रैक की तरफ खींच लेती है, उसका मेकओवर शुरू करने के लिए। और फिर कपड़ों का एक तूफान सा आ जाता है जब रिका एक के बाद एक आउटफिट्स हैरान परेशान कैरन के ऊपर लादना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कपड़ों का पूरा ढेर कैरन की बाहों में थमा देती है और उसे फिटिंग रूम की तरफ धक्का दे देती है। कैरन घबराते हुए कहती है कि इतने प्यारे कपड़े उस पर अच्छे नहीं लगेंगे, पर रिका बस शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि अब उसके चमकने का टाइम आ गया है। वह फिटिंग रूम के अंदर घुस जाती है
और कैरेन से कहती है कि सब कुछ अपनी बड़ी बहन पर छोड़ दो और बस सीधी खड़ी रहो। यूसंग बाहर अकेला खड़ा रह जाता है और अंदर से आ रही कैरेन की दबीदबी आवाजें सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें वह सेंसिटिव स्पॉट्स और आराम से करने के बारे में कह रही होती है। एक पल बाद घबराए हुए हाथों का एक जोड़ा इशारा करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। कैरेन बाहर निकलती है, एक स्टाइलिश नए आउटफिट में, बिल्कुल नए अवतार में। वह शर्मीली लग रही है, पर इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत खूबसूरत भी दिख रही है। रिका गर्व से यूसंग की राय पूछती है और यूसंग एक सच्ची मुस्कान के साथ कैरेन से कहता है कि यह उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। शर्माते हुए कैरेन को यकीन ही नहीं होता कि आईने में दिख रही लड़की वही है, और उसे एहसास होता है कि रिका के जादुई हाथ तो सच में कमाल के थे। लेकिन जब हमारे हीरोज इस प्यारे से मेकओवर में बिजी थे, तभी दूसरी तरफ दोसेइकाई के एस्टेट में एक बहुत ही खतरनाक मीटिंग चल रही थी। यह तोजो कैरेन का घर है और यहाँ बहुत सीरियस दिखने वाले लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है। टेबल के हेड पर एक खतरनाक शख्सियत बैठी है, तोजो नाओतो, दोसेइकाई का छठा चेयरमैन। एक ऐसा आदमी जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला नाम है नाओतो ऑफ द ब्लड सी। उसे अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है कि ऐसा लगता है उसकी लाडली बेटी कैरेन को कोई पसंद आ गया है। यह खबर सुनते ही वह गुस्से से भर जाता है और अपना चाकू सीधा लकड़ी की मजबूत टेबल के आर पार घुसा देता है। उसके आदमी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि आखिर किस लफंगे की इतनी हिम्मत हुई जो उनकी यंग लेडी के पास फटकने की कोशिश कर रहा है। नाओतो का असिस्टेंट सेंटो पूरी रिपोर्ट देने के लिए तैयार खड़ा है। चेयरमैन गुर्राते हुए उस लड़के का नाम पूछता है जिसे उसकी बेटी पसंद करती है। सेंटो घबराते हुए अपना चश्मा ऊपर करता है और कंफर्म करता है कि लड़के का नाम साकामोटो रियूजी है। वह आगे बताता है कि साकामोटो उसी प्राइवेट इचिगो एकेडमी में पढ़ता है जहां कैरेन पढ़ती है। सेंटो अपनी रिपोर्ट जारी रखता है और बताता है कि कल ही वह खुद यंग लेडी को पहली बार एक सैलून लेकर गया था और आज उसके क्रेडिट कार्ड पर नए चार्जेस आए हैं जो सारे के सारे डिपार्टमेंट मॉल के कपड़ों की दुकानों से हैं। नाओतो का चेहरा भयानक गुस्से से बिगड़ जाता है। वह गले से एक गहरी दहाड़ मारता है और साकामोटो का नाम चीखता है क्योंकि उसका गुस्सा अब फट चुका था। उसके आदमी उसे शांत करने के लिए भागते हैं और उससे खुद पर कंट्रोल करने की विनती करते हैं, लेकिन नाओतो पहले ही हरकत में आ चुका था। उसके दिमाग में अब बस एक ही मकसद था। वह चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि इस वीकेंड जो कोई भी फ्री है वह तुरंत उसे रिपोर्ट करे। उनका मिशन कैरेन का उसकी डेट पर पीछा करना और यह पक्का करना कि वह साकामोटो का बच्चा कोई भी उल्टी सीधी हरकत न कर पाए। और इसी के साथ दोसेइकाई की पूरी लीडरशिप, जिसमें चेयरमैन, उसका असिस्टेंट और 8 मेन एग्जीक्यूटिव्स शामिल थे, ऑपरेशन ओवर प्रोटेक्टिव डैड के लिए कंफर्म हो जाते हैं। बर्गर जॉइंट पर अपनी सफल शॉपिंग ट्रिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिका ड्रामे के साथ शिकायत करती है कि वह पूरी तरह से थक चुकी है और अब उसमें चबाने की भी ताकत नहीं बची है। वह सभी अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए मजे से खाना खाने लगते हैं। यूसुंग बिना कोई एक्सप्रेशन दिए कहता है कि वह तो बिल्कुल ठीक से चबा रही है। तभी कैरन दिल से रिका को उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। रिका बस यह कहकर बात टाल देती है कि दोस्त आखिर किस लिए होते हैं। कैरन इमोशनल हो जाती है और मानती है कि रिका हमेशा उसके साथ रही है। यूसुंग को देखकर कैरन को चिंता होती है कि क्या उसकी जैसी बॉडी वाले के लिए एक बर्गर काफी होगा। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है और उल्टा उसे ही ऑफर करता है कि वह उसके लिए जितना चाहे खरीद सकता है।
फिर वह कहता है कि वह तो ठीक है क्योंकि उसे वैसे भी ब्रेड से ज्यादा चावल पसंद है। कैरन एक बार फिर उसके इस अनएक्सपेक्टेड प्यारे जेस्चर से इम्प्रेस हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है। वह सोचती है कि पहले वह उसे सिर्फ एक डरावना गुंडा समझती थी, लेकिन उसे जानने के बाद उसे पता चला है कि वह असल में काफी अच्छा और केयरिंग है। तभी यूसुंग उसे घूरते हुए पकड़ लेता है। वह उसके गाल पर लगे थोड़े केचप की तरफ इशारा करता है, जिसे सुनकर घबराई हुई कैरन जल्दी से अपना गाल पोंछने लगती है। बात बदलने के लिए रिका कैरन से पूछती है कि क्या कल की बड़ी डेट के लिए उसके पास कोई प्लान है। कैरन बड़े गर्व से अपना क्लासिक लेकिन एकदम घिसापिटा प्लान बताती है, कैफे, मूवीज और फिर डिनर। रिका जोर से नहीं कहकर उसके प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। खुद को लव गुरु बताने वाली रिका उसे लेक्चर देना शुरू कर देती है और कहती है कि एक स्टैंडर्ड और बोरिंग प्लान से वह अपने क्रश का दिल कभी नहीं जीत पाएगी। वह अपना फोन निकालती है, एक परफेक्ट अल्टरनेटिव बताने के लिए तैयार। मूवीज के बजाय वह उन्हें एक एक्वेरियम जाने का सुझाव देती है। यह सुझाव सुनकर कैरन कुछ पल के लिए अवाक रह जाती है। फिर रिका धीरे धीरे चमकते पानी और शांति से तैरती मछलियों का एक बहुत ही रोमांटिक सीन बनाना शुरू कर देती है। वह बताती है कि कैसे वहां की धीमी हल्की रोशनी एक शांत और गहरी बातचीत के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर बनाएगी जो उन दोनों को और करीब ले आएगी। अपनी लव गुरु पर पूरा भरोसा करके कैरन नए प्लान के लिए मान जाती है, जबकि यूसुंग बस यह सोचते हुए देखता रह जाता है कि यह तो तबाही की रेसिपी है। जैसे ही सूरज ढलता है, तैयारियों का यह सफल दिन खत्म हो जाता है। यूसुंग और रिका जाते जाते कैरन को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि कल जाकर धमाल मचा देना। एक आखिरी बार हाथ हिलाकर कैरन उन दोनों को हर चीज के लिए धन्यवाद करती है और अपने बड़े दिन के लिए तैयार होने घर चली जाती है। अब अकेले रह गए यूसुंग और रिका उसे हाथ हिलाकर विदा करते हैं। रिका, जो कभी चैन से नहीं बैठती, तुरंत एक चालाक मुस्कान के साथ यूसुंग की तरफ मुड़ती है और कल के उसके प्लान के बारे में पूछती है। वह बताता है कि वह शायद घर पर ही रहकर मंगा पढ़ेगा। उसकी आंखों में एक शानदार आइडिया की चमक आ जाती है और वह सुझाव देती है कि उन्हें साथ में कैरन का उसकी डेट पर पीछा करना चाहिए। यूसुंग यह सुनकर डर जाता है और बहस करता है कि उसे अपना वीकेंड जैसे चाहिए वैसे बिताने का हक है। लेकिन रिका हार नहीं मानती और अपनी जोशीली आंखों से ऐलान करती है कि प्यार के साथी होने के नाते उन्हें कैरन की खुशी के लिए इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। हार मानकर यूसुंग एक लंबी सांस लेता है और मान जाता है। यह तय नहीं कर पा रहा था कि रिका बहुत ज्यादा नेक है या बस दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती है। रिका एक हाई फाइव के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती है और इस तरह ऑफिशियली रिका और यूसुंग की सपोर्ट ड्यूओ बन जाती है। अगले दिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, शहर में चहल पहल बढ़ जाती है। तभी वहां से गुजर रहे दो लोग अचानक अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उनकी आंखें सामने से आ रही एक परछाई को देखकर हैरानी से फटी रह जाती हैं। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी उस आदमी के अजीब बालों और डरावने प्रेजेंस की तरफ इशारा करने से खुद को रोक नहीं पाता। यह और कोई नहीं बल्कि टोजो नाओतो है, जो एक अजीब से ट्रेंच कोट के भेष में डेट की लोकेशन पर पहुंच गया है। वह ऐलान करता है कि यही वह जगह है जहां उसकी बेटी अपनी पहली डेट पर आएगी। तैयारियों से भरे एक जबरदस्त दिन के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया था। कैरन की साकामोटो के साथ बड़ी वाली डेट। शिबुया के ऊपर सुबह का सूरज चमक रहा था, जो इस नई नई शुरू हो रही लव स्टोरी के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर रहा था।
अपने स्टाइलिश नए कपड़ों में कैरन घबराई हुई इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक उसे अपना नाम सुनाई देता है। यह साकामोटो था जो खुशी से हाथ हिलाता हुआ उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था। वह एक प्यारी सी स्माइल देता है, कुछ मिनट लेट होने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह बहुत देर से इंतजार कर रही थी। कूल बनते हुए कैरन उसे यकीन दिलाती है कि वह भी अभी अभी ही आई है, जबकि उसके गाल हल्के से शर्म से लाल हो गए थे। साकामोटो एक पल के लिए तो हैरान रह जाता है। वह यह नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि कैरन अपने कैजुअल कपड़ों में कितनी कमाल की लग रही थी, जो उसकी टफ गर्ल वाली इमेज से बिल्कुल अलग था। उसकी सच्ची तारीफ सुनकर वह चौंक जाती है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। दोनों अपनी डेट की शुरुआत में थोड़े ऑकवर्ड थे और साकामोटो शर्माते हुए बाहर आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कैरन घबराते हुए कहती है कि उन्हें पहले कुछ पीना चाहिए और फिर दिन का शेड्यूल तय करना चाहिए। साकामोटो तुरंत मान जाता है और एक जेंटलमैन की तरह वह उसके हाथ में रखा हुआ गिफ्ट बॉक्स पकड़ने की पेशकश करता है। लेकिन वह अकेले नहीं थे नजरों से छिपकर। रिका और यूसुंग की सपोर्ट ड्यूओ पहले से ही सीन पर मौजूद थी और अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देख रही थी। रिका तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। यह देखकर कि कैरन कितनी घबराई हुई है, वह यूसुंग से कहती है कि पहली डेट के लिए यह एकदम परफेक्ट मूड है। अपने टारगेट्स को चलता देख रिका इशारा करती है और ऑपरेशन टेल द डेट ऑफिशियली शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी सपोर्ट ड्यूओ ही अकेली नहीं थी जो इस खुश कपल पर नजर रखे हुए थी। सड़क के उस पार से एक कहीं ज्यादा डरावना ग्रुप भी उन्हें देख रहा था। यह टोजो नाओतो था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। चाचा, वह बदमाश, उसका पारा चढ़ जाता है। वह इस बात पर भड़क उठता है कि साकामोटो ने उसकी कीमती बेटी को पूरे 5 मिनट तक इंतजार कराने की हिम्मत कैसे की। उसका असिस्टेंट सेंटो उसे शांत करने की कोशिश इशारा करता है और एक बड़ी प्रॉब्लम की ओर इशारा करता है। उनके तथाकथित भेष बहुत ज्यादा अनचाहा अटेंशन खींच रहे थे। नाओतो हैरान रह जाता है और कहता है कि उनका भेष तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन सेंटो को साफ साफ बात समझानी पड़ती है। 9 डरावने दिखने वाले लोगों का एक साथ घूमना किसी भी एंगल से छिपने जैसा नहीं लगता। तुरंत सोचते हुए सेंटो एक नई स्ट्रेटजी सुझाता है। उन्हें बेहतर तरीके से घुलने मिलने के लिए दो के छोटे ग्रुप्स में बंट जाना चाहिए। नाओतो मान जाता है और याकुजा की सर्विलांस टीम फिर से रीग्रुप होती है। उधर यूसुंग और रिका उस कपल का पीछा करते हुए अपनी निगरानी जारी रखने के लिए पास के एक कैफे में घुस जाते हैं। और ऐसा लगता है कि रिका अपने मिशन के सपोर्ट वाले हिस्से को बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा पिक्चर परफेक्ट स्ट्रॉबेरी पार्फे ऑर्डर किया था। यूसुंग बस अविश्वास से देखता रह जाता है जब रिका खुशी खुशी अपनी डिजर्ट की तस्वीरें खींच रही होती है और सोचता है कि क्या वो इसे अकेले पूरा खत्म भी कर पाएगी। रिका बस हंसती है। यूसुंग को छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वह एक कैफे में एक पार्फे भी नहीं संभाल सकता। लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं, यूसुंग को कुछ अजीब लगता है। कैफे कुछ बहुत ही अजीब दिखने वाले आदमियों से भरा हुआ था। असल में वो जगह सख्त चेहरे वाले अधेड़ उम्र के लोगों से खचाखच भरी हुई थी, जो सभी कैजुअल दिखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। यूसुंग के अंदर एक डर सा बैठने लगता है, यह कुछ ज्यादा ही अजीब था। इस पूरी सिचुएशन में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें एक खास आदमी पर टिक जाती हैं। एक लंबा आदमी जिसके लाल लंबे बाल थे और जिसका भेष एकदम बकवास था। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक लकीर दौड़ जाती है, उस अजीब विग के बावजूद। वह शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था।
वह बिल्कुल कैरन जैसा दिख रहा था। यूसुंग के इंस्टिंक्ट्स चिल्ला रहे थे। उसे बहुत बुरी वाइब आ रही थी और उसे एहसास होता है कि ये जरूर टोजो एस्टेट के आदमी हैं। उन्हें ट्रैक कर रही कई सर्विलांस टीमों से पूरी तरह बेखबर कैरन और साकामोटो खुशी खुशी अपने बाकी दिन की प्लानिंग करते हैं। साकामोटो एक्साइटमेंट में बताता है कि जिस एक्वेरियम में वो जा रहे हैं वहां एक डॉल्फिन शो भी होता है। कैरन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। उन्हें देखकर यूसुंग बस हार मानकर एक लंबी सांस लेता है। एक ओवर प्रोटेक्टिव याकुजा चेयरमैन और उसके सारे बड़े अधिकारियों के उसी कैफे में होने से यह डेट शायद बहुत मुश्किल होने वाली थी। जल्द ही सब लोग एक्वेरियम जाने के लिए ट्रेन पकड़ने शिबुया स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और कैरन खुद को उस घनी भीड़ में साकामोटो से सटा हुआ पाती है। ज्यादा दूर नहीं, रिका और यूसुंग भी उसी भीड़ में फंसे हुए थे। जैसे ही ट्रेन को झटका लगता है, रिका लड़खड़ाकर आगे गिरती है। यूसुंग तेजी से एक्ट करता है और धक्का मुक्की कर रहे पैसेंजर्स से उसे बचाने के लिए अपना हाथ दीवार पर टिका देता है। अचानक इतनी नजदीकी और भीड़ के दबाव से रिका घबरा जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह झुककर कहता है कि बस थोड़ी देर और इस परेशानी को सह लो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। उसकी इस अनपेक्षित मेहरबानी से रिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो बस सहमति में अपना सिर हिला पाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, लोगों की एक भारी लहर बाहर निकलती है, जिससे कैरन और साकामोटो के उनसे दूर बह जाने का खतरा बन जाता है। धत! वो लोग खो जाएंगे। बिना एक पल सोचे यूसुंग रिका का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे खींचता हुआ उस अफरातफरी वाले स्टेशन से निकलते हुए उसे अपने पीछे आने के लिए चिल्लाता है। वो तेजी से स्टेशन से बाहर निकलते हैं और आखिरकार इकेबुकुरो पहुंच जाते हैं, हांफते हुए। वो अपनी सांसें ठीक करते हैं और उनके बीच एक खामोश पल गुजरता है, जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। सबसे पहले रिका बोलती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या वह अब उसका हाथ छोड़ सकता है। यूसुंग उछल पड़ता है और जल्दी से माफी मांगते हुए उसका हाथ ऐसे छोड़ता है जैसे उसे करंट लग गया हो। वह नीचे देखती है, उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है और वह धीरे से कहती है कि अगली बार शायद वह थोड़ा और धीरे से पकड़ सकता है। अगली बार घबराया हुआ यूसुंग बस उसे घूरता रह जाता है। उसका दिमाग यह समझने के लिए दौड़ रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसकी अंदरूनी घबराहट एक ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम से टूट जाती है, उन्होंने सिग्नल मिस कर दिया था। इस सारी अफरातफरी में उन्होंने मेन कपल को अपनी नजरों से खो दिया था। किस्मत से उन्हें कैरन और साकामोटो ठीक अपने आगे सड़क पार करते हुए दिख जाते हैं। रिका फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ हवा में उठा लेती है और सोचती है कि अब वो उन्हें कैसे पकड़ेंगे। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल यूसुंग कहता है कि जब उन्हें पता है कि फाइनल डेस्टिनेशन एक्वेरियम है तो उन्हें बस सीधे वहीं जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि याकुजा को भी वीकेंड की भीड़ में रास्ता बनाने में दिक्कत हो रही थी। वो शिकायत कर रहे थे कि कितनी भीड़ है, जैसे ही यूसुंग और रिका तेजी से उनके पास से गुजरते हैं। वो बड़बड़ाता है कि रिका को बस गाड़ी चलानी चाहिए थी, एक आइडिया जिसे वो तुरंत खारिज कर देती है। वह अपनी हुडी को अपने चेहरे पर और नीचे खींच लेता है, उसके पेट में टेंशन की एक गांठ बन जाती है। ये यकीनन वही आदमी थे जिन्हें उसने कैरन के घर पर देखा था। वह रिका से फुसफुसाकर कहता है कि सावधान रहे क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें अभी तक पहचाना नहीं गया है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चेयरमैन नाओतो की तेज नजरें पहले ही हुडी वाले उस संदिग्ध लड़के पर टिक चुकी थीं।
वो सेंटो को उनकी तरफ इशारा करता है, जो उन्हें तुरंत यंग लेडी के दोस्तों यूसुंग और रिका के रूप में पहचान लेता है। सेंटो चेयरमैन को याद दिलाता है कि ये दोनों उस दिन एस्टेट पर कैरन की इसी डेट की तैयारी में मदद करने आए थे। नाओतो के एक्सप्रेशन थोड़े नर्म पड़ जाते हैं। उसे पहले डर था कि यूसुंग किसी दूसरी गैंग का स्काउट है, लेकिन अब वो समझ गया था, वो जरूर बस चिंता करने वाले दोस्त होंगे। सेंटो बताता है कि चूंकि वो पहले ही कैरन को खो चुके हैं, इसलिए उसके दोस्तों का पीछा करना ही उनका सबसे अच्छा दाव है। नाओतो मान जाता है, नजरों में एक नए टारगेट के साथ। ऑपरेशन ओवर प्रोटेक्टिव डैड अब अपना रास्ता बदल लेता है, वो पीछा करने वालों का ही पीछा करेंगे।